नमस्कार साथियों, घटना स्टडी में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। घटना चक्र द्वारा प्रकाशित टोह सीरीज, जिसके अंतर्गत 10 अभ्यास प्रश्न पत्र दिए हुए हैं, जो विशेष रूप से बिहार लोक सेवा आयोग द्वारा आयोजित होने वाली अध्यापक भर्ती परीक्षा के लिए बनाई गई है। और इस प्रैक्टिस सेट में अंग्रेजी और हिंदी के 100 क्वेश्चन दिए हुए हैं, जिसमें से अंग्रेजी के 25 क्वेश्चन और हिंदी के 75 क्वेश्चन हैं। तो हम वीडियो में सिर्फ हिंदी के 75 क्वेश्चन ही कवर करेंगे और ये आज हमारा तीसरा प्रैक्टिस सेट होने वाला है। इसके पहले के अगर प्रैक्टिस सेट आपने नहीं देखे हैं तो चैनल पर जाकर देख लें। हिंदी भाषा के अंतर्गत अपठित गद्यांश दिया हुआ है और गद्यांश में 1 से लेकर 5 तक के प्रश्न गद्यांश पर आधारित हैं। तो हम लोग गद्यांश को पहले रीड कर लेते हैं, उसके बाद इस पर आधारित प्रश्नों के उत्तर देंगे। तो गद्यांश कुछ इस प्रकार है। आज परिवारों का विघटन होता जा रहा है, परिवार सीमित और छोटे होते जा रहे हैं, पढ़े लिखे परिवारों में 1 या 2 बच्चे ही सीमित हैं। माँ बाप अपने उपलब्ध संसाधनों से बड़े लाड़ प्यार से बच्चों को अच्छी शिक्षा दिलवाते हैं और दुलार के साथ बड़ा करते हैं। पुराने समय या लालेत पश्च वर्षाणी 10 वर्षाणी ताड़ेत वाला फार्मूला अब बदल चुका है। इतना लाड़ मिलने के बावजूद आज की नई पीढ़ी के बच्चे असहनशील होते जा रहे हैं। अगर शिक्षक कक्षा में उनसे कुछ भी कह दें, घर में माँ बाप या कोई रिश्तेदार कुछ भी कह दें, तो वे तुरंत प्रतिक्रियाशील हो जाते हैं। ग्रहणशीलता समाप्त होती जा रही है और जैसा वे चाहें वैसा करने की आज़ादी उन्हें चाहिए। अस्तु येन केन प्रकार बच्चे पढ़ लिख कर नौकरी पा जाते हैं या अपना काम संभाल लेते हैं। माता पिता धीरे धीरे बूढ़े होते जाते हैं। उनके द्वारा बचपन के प्यार से लेकर उस समय तक के त्याग और बलिदान उन्हीं के अपने बच्चों द्वारा भुला दिए जाते हैं। अब माँ बाप बूढ़े और शक्तिहीन हैं और बच्चों पर बोझ। आज के बूढ़े माँ बाप पिछली पीढ़ियों के बूढ़े माँ बाप की तुलना में अधिक दयनीय से होते जा रहे हैं। उन्हीं के द्वारा पालित पोषित बच्चे उन्हें अपने परिवार का सदस्य मन से स्वीकार नहीं कर रहे हैं। यही कारण है कि बुढ़ापे में या तो माँ बाप अकेले रहते हैं और या अपने ही घर में दीनहीन से होकर बच्चों का मुँह ताकते हैं। पीढ़ियों के अंतराल से जीवन मूल्यों में तेज़ी से बदलाव हो रहा है। अच्छी भावना से भी यदि बूढ़े माँ बाप वयस्क बच्चों या उनके परिवार के विषय में कुछ सलाह देते हैं तो उनकी सलाह का सम्मान नहीं होता। यह संभवतः पीढ़ियों के अंतराल का परिणाम है। अब समय बदल रहा है और अनुभवपूर्ण सलाह की इस नई पीढ़ी को आवश्यकता नहीं है। अपेक्षा की जाती है कि यदि उन्हें साथ रहना है तो एडजस्ट करके चलें, अन्यथा वृद्धाश्रम में ही हम उम्र लोगों के बीच समय बिताएं। दुख भी खुद भी चैन से रहें और उन्हें भी अपनी तरह से चैन से रहने दें। क्या वास्तव में इस सब के लिए युवा पीढ़ी ही दोषी है या कुछ दोष वृद्धों का भी है? तो गद्यांश हम लोग रीड कर चुके हैं, अब उस पर आधारित प्रश्न देखते हैं। पहला प्रश्न है, कौन से माँ बाप अपने ही घर में दीनहीन से होकर बच्चों का मुँह नहीं ताकते हैं? तो इसका ऑप्शन सी देखते हैं। जो माता पिता बदलते समय के साथ अपने आप को बदल लेते हैं और बहू बेटों और उनके परिवार को उचित सम्मान देते हैं, ये सही विकल्प है, ऐसा उपर्युक्त गद्यांश में कहा गया है। तो राइट ऑप्शन है सी। अगला क्वेश्चन है, माता पिता द्वारा प्यार दुलार एवं समस्त संसाधनों के दिए जाने के बावजूद आज की युवा पीढ़ी से वह आत्मीयता गायब है जो पुरानी पीढ़ी तक विद्यमान थी। इसका सबसे उचित कारण क्या हो सकता है? तो ऑप्शन बी में कही हुई बात हम लोग देखते हैं। पीढ़ियों के अंतरण के कारण जीवन मूल्यों के बदलने से युवा पीढ़ी अदूरदर्शी और असहनशील होती जा रही है और उसकी ग्रहणशीलता कम होती जा रही है। ये विकल्प बी सही है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, आज के बुजुर्गों के लिए बदलते समय की कौन सी सर्वोचित मांग है जिससे वे चैन से अपना बुढ़ापा काट सकें? तो ऑप्शन सी देखते हैं इसका। सी, बुजुर्ग बुढ़ापे के लिए कुछ अर्जित करके रखें और अगली पीढ़ी के सदस्यों पर ना बोझ बने और ना अपनी रायतों पे। तो राइट आंसर है सी। अगला क्वेश्चन है, संतान के साथ रहने की इच्छा होते हुए भी कई माँ बाप के अकेले रहने का कारण कौन सा है? सबसे सबल तर्क देना है। तो इसका राइट ऑप्शन है सी, माँ बाप का संतान और उसके परिवार के प्रति रूखा व्यवहार, वाणी का असमय और बेटों की ज़िंदगी में ज़्यादा दखलंदाजी। राइट ऑप्शन है सी। अगला क्वेश्चन है, कौन से बच्चे अपने माता पिता को वृद्धा आश्रम में भेज देने की बात करते हैं? तो ऑप्शन ए में दी हुई बात देखते हैं। जो बच्चे संस्कारहीन और अविवेकी हैं और जो अपने भविष्य को नहीं देख पाते हैं। इसका राइट ऑप्शन है ए। और आप लोगों को बता दें, ये जो गद्यांश इसमें प्रैक्टिस सेट में दिया हुआ है, ये उत्तर प्रदेश पीईटी की परीक्षा में पिछले वर्ष पूछा गया था। यही सेम टू सेम यही मतलब गद्यांश दिया हुआ था, तो आप लोग इसे ध्यान से देख सकते हैं। अगला क्वेश्चन है, अब क्वेश्चन गद्यांश से ख़त्म होते हैं और हिंदी भाषा के क्वेश्चन शुरू होते हैं। तो क्वेश्चन है, हिंदी का मानक रूप किस भाषा से विकसित हुआ है? तो इसका ऑप्शन ए देखते हैं, खड़ी बोली।
हिंदी का मानक रूप खड़ी बोली भाषा से विकसित हुआ है? तो राइट ऑप्शन है ए खड़ी बोली। और खड़ी बोली, राइट ऑप्शन है ए खड़ी बोली। अगला क्वेश्चन भी है, खड़ी बोली का प्रथम महाकाव्य पूछा गया है। तो खड़ी बोली हिंदी का प्रथम महाकाव्य अयोध्या सिंह उपाध्याय हरि औसत द्वारा 1914 में रचित प्रिय प्रवासा है, जो कि विकल्प बी में दिया हुआ है। तो राइट ऑप्शन है बी प्रिय प्रवासा। अगला क्वेश्चन है, कौरवी किस बोली को कहते हैं? तो दिल्ली व मेरठ के आसपास प्रचलित बोली को खड़ी बोली या कौरवी कहा जाता है। तो इसका राइट ऑप्शन है बी खड़ी बोली। अगला क्वेश्चन है, आधुनिक भाषा विज्ञान का जनक कौन है? तो फर्देनेंद्र द शेऊर, जो कि ऑप्शन सी में दिया हुआ है, इनको आधुनिक भाषा विज्ञान के जनक के रूप में जाना गया है। तो राइट ऑप्शन है सी सोश्योर। अगला क्वेश्चन है, उच्चारण की दृष्टि से संबल ध्वनि का कौन सा वर्गीकरण है? तो एक ध्वनि जब दो व्यंजनों से संयुक्त होती है तब यह संपृक्त ध्वनि कहलाती है, जो कि ऑप्शन ए में दिया हुआ है। और राइट ऑप्शन है ए संपृक्त ध्वनि। अगला क्वेश्चन है, प्रत्येक शब्द की वर्तनी के सभी वर्णों को उसी क्रम में अलग अलग दिखाना क्या कहलाता है? तो प्रत्येक शब्द की वर्तनी के सभी वर्णों को उसी क्रम में अलग अलग दिखाना वर्ण विच्छेद कहलाता है, जो कि ऑप्शन बी में दिया हुआ है। राइट ऑप्शन है बी वर्ण विच्छेद। अगला क्वेश्चन है, जिनका उच्चारण स्वतंत्रता से होता है और जो व्यंजन के उच्चारण में सहायक होते हैं उन्हें क्या कहते हैं? तो जिन वर्णों का उच्चारण स्वतंत्रता से होता है और जो व्यंजनों के उच्चारण में सहायक होते हैं उन्हें स्वर कहा जाता है। तो ऑप्शन बी में दिया हुआ है स्वर इसका राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन है, कार्यालयी हिंदी की भाषा कैसी होनी चाहिए? तो शब्द की वह शक्ति जिसे व्यथार्थ प्रकट हो अभिधा कहलाती है, और कार्यालय हिंदी की भाषा अभिधात्मक होनी चाहिए, जो कि विकल्प ए में दिया हुआ है अभिधात्मक। राइट आंसर है ए अभिधात्मक। अगला क्वेश्चन है, गांधी जी को राष्ट्रपिता कहा गया है, वाक्य में संज्ञा किस रूप में परिवर्तित हो रही है? तो जब कोई जातिवाचक संज्ञा किसी विशेष व्यक्ति के लिए प्रयुक्त हो तब वह जातिवाचक होते हुए भी व्यक्तिवाचक बन जाती है। जैसे गांधी को राष्ट्रपिता कहा गया है, और इस वाक्य में गांधी शब्द जातिवाचक होते हुए भी विशेष व्यक्ति के लिए प्रयुक्त होने के कारण व्यक्तिवाचक संज्ञा के अंतर्गत आते हैं। तो इसका परिवर्तित रूप है बी जातिवाचक से व्यक्तिवाचक में। राइट आंसर है बी। अगला क्वेश्चन है, राज्यपाल में कौन सी संज्ञा है? तो जिस संज्ञा से किसी जाति के संपूर्ण पदार्थ व उनके समूह का बोध होता है उसे जातिवाचक संज्ञा कहते हैं। तो इसका राइट ऑप्शन है बी जातिवाचक संज्ञा। अगला क्वेश्चन है, कौन सा शब्द हरिणा का स्त्रीलिंग रूप है? तो ऑप्शन सी में दिया हुआ शब्द जो है वो हरिणा का स्त्रीलिंग रूप है। तो इसका राइट ऑप्शन है सी हरिणी। सॉरी, इस क्वेश्चन का राइट आंसर डी होगा। राइट ऑप्शन है डी हरिणी। कौन सा शब्द हरिणा का स्त्रीलिंग रूप है? तो ऑप्शन डी सही है, हिरिणी शब्द हरिणा का स्त्रीलिंग है। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन से शब्दों का विकल्प स्त्रीलिंग में नहीं आता है? तो सप्ताह तथा महीना पुल्लिंग शब्द हैं, तो ये स्त्रीलिंग के अंतर्गत नहीं आते हैं। तो ऑप्शन डी सही है इसका, सप्ताह और महीना। शेष बाकी सभी विकल्प गंगा, जमुना और पंजाबी, बंगाली, आँख और नाक, ये सभी स्त्रीलिंग के अंतर्गत आते हैं। अगला क्वेश्चन है, सुधी शब्द के अंत में क्या जोड़ने पर शब्द बहुवचन बन जाएगा? तो सुधी शब्द में जन शब्द जोड़ने से बहुवचन शब्द सुधीजन बन जाएगा। तो जन ए विकल्प में दिया हुआ है। राइट ऑप्शन है ए जन। अगला क्वेश्चन है, आदर देने व बड़प्पन हेतु किस वचन का प्रयोग होता है? तो उच्च पदाधिकारियों तथा पूज्य व्यक्तियों को जब हम आदर देते हैं तो एक वचन संज्ञा होने पर भी हम उसे बहुवचन रूप में प्रयुक्त करते हैं। तो इसका राइट ऑप्शन है ए बहुवचन। अगला क्वेश्चन है, पुस्तक रखी है, वाक्य में वचन पहचानना है। तो पुस्तक रखी है यह एक वचन वाक्य है, जो कि विकल्प ए में दिया हुआ है। राइट ऑप्शन है ए एक वचन। अगला क्वेश्चन है, यह काम मैं आप कर लूँगा, यानी कि यह काम मैं अपने आप कर लूँगा। पंक्ति में आप शब्द है, तो आप निजवाचक सर्वनाम के अंतर्गत आने वाला शब्द है। तो राइट ऑप्शन है बी निजवाचक सर्वनाम। अगला क्वेश्चन है, उत्तम पुरुष सर्वनाम के किस भेद का एक प्रकार है? तो पुरुषवाचक सर्वनाम के 3 भेद होते हैं, उत्तम पुरुष, मध्यम पुरुष और अन्य पुरुष। उत्तम पुरुष के अंतर्गत आने वाले उदाहरण हैं कुछ इस प्रकार हैं, मैं और हम, ये उत्तम पुरुष के अंतर्गत आता है। और मध्यम पुरुष के अंतर्गत आने वाले उदाहरण हैं तू, तुम और आप। और अन्य पुरुष के अंतर्गत आने वाले कुछ उदाहरण हैं वो हैं वह, वे, यह और ये। तो यहाँ पे उत्तम पुरुष की बात कही गई है। तो उत्तम पुरुष के अंतर्गत निजवाचक सर्वनाम का प्रयोग होगा। तो इसका राइट ऑप्शन है ए निजवाचक। अगला क्वेश्चन है, प्रखर शब्द है,
तो प्रखर शब्द विशेषण है, जो शब्द संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताते हैं उन्हें विशेषण कहा जाता है। और प्रखर शब्द विशेषण है जो कि ऑप्शन डी में दिया हुआ है, ऑप्शन डी विशेषण। अगला क्वेश्चन है, वह बहुत खाता है, इस वाक्य में बहुत शब्द किस प्रकार का विशेषण है? तो वह बहुत खाता है, इस वाक्य में बहुत शब्द अनिश्चित परिमाणवाचक विशेषण है, जो कि विकल्प डी में दिया हुआ है, अनिश्चित परिमाणवाचक विशेषण, ऑप्शन डी सही है। अगला क्वेश्चन है, जलेबी में मिठास अधिक है, रेखांकित शब्द का विशेषण बताइए। तो मिठास का विशेषण मीठापन होता है, जो कि विकल्प बी में दिया हुआ है, राइट ऑप्शन है बी मीठापन। अगला क्वेश्चन है, माँ ने पिताजी से सामान मंगवाया, यहाँ क्रिया का कौन सा रूप है? तो माँ ने पिताजी से सामान मंगवाया, यहाँ प्रेरणार्थक क्रिया है। और प्रेरणार्थक क्रिया जब होती है जब कर्ता स्वयं क्रिया ना करके दूसरे को क्रिया करने के लिए प्रेरित करता है, तो वहाँ पे प्रेरणार्थक क्रिया होती है। तो इसके अकॉर्डिंग यहाँ पे राइट आंसर इसका डी होगा, प्रेरणार्थक क्रिया। अगला क्वेश्चन है, क्रिया चुननी है, एक सेंटेंस दिया हुआ है उसमें क्रिया चुननी है। तो सेंटेंस है, मेरी बहन सविता हिंदी भाषा सीखती है। तो इसमें सीखती शब्द जो है ये क्रिया है, जिससे काम का करना या होना स्पष्ट होता है, तो उसे क्रिया कहते हैं। तो ऑप्शन सी सही है, सीखती है, यह एक क्रिया है। तो अगला क्वेश्चन है, मैं 3 मिनट में आ रहा हूँ में कौन सा कारक है? तो प्रस्तुत वाक्य में अधिकरण कारक है, और अधिकरण कारक की खास पहचान होती है, इसमें में और पर शब्द आते हैं। इसका राइट ऑप्शन है सी, अधिकरण कारक। अगला क्वेश्चन है, क्रिया के जिस रूप से वर्तमान में क्रिया के संदेह का बोध हो वहाँ काल कौन सा काल होता है? तो क्रिया के जिस रूप में वर्तमान में क्रिया के संदेह का बोध हो वहाँ संदिग्ध वर्तमान काल होता है। तो ऑप्शन ए में दिया हुआ है संदिग्ध वर्तमान काल, ऑप्शन ए सही है। अगला क्वेश्चन है, अभी अभी राधा सो गई है। तो इसमें क्रिया पहचाननी है कि अभी अभी राधा सो गई है। तो क्रिया के जिस रूप से क्रिया के अभी अभी समाप्त होने का बोध होता है उसे आसन्न भूतकाल कहते हैं, और आसन्न भूतकाल विकल्प ए में दिया हुआ है, आसन्न भूतकाल विकल्प बी में दिया हुआ है। तो राइट ऑप्शन है बी, आसन्न भूतकाल। अगला क्वेश्चन है, जिस वाक्य में कर्म के अनुसार क्रिया में परिवर्तन होता है उस वाक्य को कहते हैं। तो जिस वाक्य में कर्म के अनुसार क्रिया में परिवर्तन होता है उस वाक्य को कर्मवाच्य कहा जाता है, जो कि ऑप्शन बी में दिया हुआ है, ऑप्शन बी राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन है, जिन अवयवों का संबंध वाक्य से नहीं वक्ता के हर्ष शोक आदि भावों से होता है वे कहलाते हैं या वे होते हैं? तो जिन अवयवों का संबंध वाक्य से नहीं वक्ता के हर्ष शोक आदि भाव से होता है वे विस्मयादि बोधक अव्यय कहलाते हैं, जो कि विकल्प ए में दिया हुआ है, विस्मयादि बोधक, ऑप्शन ए राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन है, ईशु का तत्भव रूप है। तो इछु तत्सम शब्द है और इसका तत्भव शब्द ईख होता है, जो कि विकल्प सी में दिया हुआ है, राइट ऑप्शन है सी ईख। अगला क्वेश्चन है, बटोही का पर्यायवाची शब्द है। तो बटोही के पर्यायवाची शब्द राही, पथिक, मुसाफिर, राहगीर, यात्री और पंथी आदि होता है। तो इसका राइट आंसर है सी, पथिक और राही, सी ऑप्शन सही है। अगला क्वेश्चन है, बंदर का पर्यायवाची नहीं है। तो बंदर के पर्यायवाची हरि, कीश और सखा मृग होता है, जबकि डी विकल्प में कपीस जो शब्द दिया हुआ है ये हनुमान का पर्यायवाची होता है। तो इसका राइट ऑप्शन है डी, हनुमान यानी कि कपीश। अगला क्वेश्चन है, यातुधान का पर्यायवाची है। तो दनुजा, दानव, दैत्य, राक्षस, निशाचर और रजनीचर ये सभी यातुधान के पर्यायवाची हैं, जो कि विकल्प डी में दिया हुआ है, राक्षस और निशाचर, राइट ऑप्शन है डी। अगला क्वेश्चन है, धूसर का पर्यायवाची होगा। तो धूसर का पर्यायवाची बेसर होता है, जो कि विकल्प सी में दिया हुआ है, और राइट ऑप्शन है इसका सी, बेसर। और गजवदन जो कि विकल्प डी में दिया हुआ है, यह गणेश का पर्यायवाची है। और खनक चोर का, और तथा सदन जो पर्यायवाची है यह घर का पर्यायवाची है। अगला क्वेश्चन है, वयस्क का विलोम नहीं है। वयस्क का विलोम नहीं है। तो वयस्क नाबालिग तथा अल्पवयस्क वयस्क शब्द के विलोम है, जबकि अभ्यस्त जो विकल्प बी में दिया हुआ है यह वयस्क का विलोम नहीं है। तो राइट आंसर इसका बी, अभ्यस्त। अगला क्वेश्चन है, दिए गए विकल्पों में से मूर्धनी शब्द के विपरीतार्थक यानी कि विलोम शब्द का चयन करना है। तो मूर्धनी शब्द का विलोम शब्द होता है जीवंतता, जो कि विकल्प बी में दिया हुआ है, विकल्प डी में दिया हुआ है, सॉरी, जीवंतता, और डी विकल्प सही है। अगला क्वेश्चन है, आवर्तक का विलोम शब्द है। तो आवर्तक का विलोम अनावर्तक होता है, जबकि आवृत जो विकल्प सी में दिया हुआ है इसका विलोम अनावर्त, और प्रकर्षक का अपकर्षक और प्रवर्तक का अप्रवर्तक होता है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है आवर्तक का विलोम अनावर्तक होता है, जो कि विकल्प बी में दिया हुआ है। अगला क्वेश्चन है, व्यास का विलोम शब्द है। तो व्यास का विलोम शब्द समास होता है, विकल्प ए में दिया हुआ है, राइट आंसर है ए, समास।
अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित शब्दों में से एक का अर्थ धन, मतलब, कारण और लिए है, तो वो शब्द आप लोगों को मतलब ढूंढना है। तो विकल्प में सी विकल्प देखते हैं। अर्थ, अर्थ शब्द के अनेकार्थी शब्द होते हैं, धन, मतलब, कारण और लिए। इसका राइट आंसर है सी, अर्थ। अगला क्वेश्चन है, वह स्त्री जिसका पति परदेश से आने वाला हो, इसके लिए एक शब्द होता है। तो वह स्त्री जिसका पति परदेश से आने वाला हो उसे आगमिष्य पतिका, जो कि विकल्प डी में दिया हुआ है, आप लोग देख सकते हैं, डी विकल्प सही है। और वह स्त्री जिसका पति परदेश से लौटा हो उसको आगत पतिका कहते हैं, जो कि विकल्प ए में दिया हुआ है। और जिसका पति विदेश जाने वाला हो उसे प्रवस्त पतिका कहते हैं, जो कि विकल्प बी में दिया हुआ है। अगला क्वेश्चन है, ध्रुतों अर्थात जीवों द्वारा होने वाला दुख वाक्य के लिए एक शब्द है। तो ध्रुतों अथवा जीवों द्वारा होने वाला दुख वाक्य के लिए एक शब्द अधिभौतिक है, जो कि विकल्प बी में दिया हुआ है। राइट ऑप्शन है इसका बी, अधिभौतिक। अगला क्वेश्चन है, नीले रंग का कमल के लिए दिए गए शब्दों में कौन सा शब्द सही है। तो नीले रंग का कमल के लिए दिए गए शब्दों में कौन सा शब्द सही है। तो नीले रंग का कमल के लिए एक शब्द इंदिवर शब्द सही है, जो कि विकल्प ए में दिया हुआ है, इंदिवर। और बाकी के शब्द देख ले हैं, जिसकी आभा नीली हो उसे नीलाभ कहते हैं, और सफ़ेद रंग के कमल को पुंडरीक कहते हैं, और जिसकी आंखें नीली हों उसे नीलाक्ष कहते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं, शीत ऋतु में होने वाली वर्षा के लिए एक शब्द है। तो शीत ऋतु में होने वाली वर्षा को महावट कहते हैं, जबकि शीतल वर्षा और आम्र वर्षा, काल वैसाखी, ये सभी विकल्प इससे संबंध नहीं रखते हैं। तो इसका राइट आंसर है, शीत ऋतु में होने वाली वर्षा के लिए एक शब्द है महावट। राइट ऑप्शन है बी। अगला क्वेश्चन है, शक्तिशाली, दयालु, शांति, धीर और योद्धा नायक के लिए एक शब्द है। तो शक्तिशाली, दयालु, शांति, धीर और योद्धा नायक के लिए एक शब्द धीरोदत्त होता है, जो कि धीरोदात्त होता है, जो कि ऑप्शन सी में दिया हुआ है, धीरोदात्त। और अभिमानी नायक के लिए एक शब्द होता है धीरोद्धत, जो कि विकल्प बी में दिया हुआ है। और ललित कलाओं का प्रेमी नायक के लिए एक शब्द होता है धीर ललित, जो कि विकल्प ए में दिया हुआ है। अगला क्वेश्चन है, आंखें फेर लेना का अर्थ है। तो आंखें फेर लेना मुहावरे का अर्थ उदासीन हो जाना होता है, जो कि विकल्प सी में दिया हुआ है। राइट ऑप्शन है सी, उदासीन हो जाना। अगला क्वेश्चन है, आडंबर बहुत किंतु वास्तविकता कुछ नहीं के लिए सही लोकोक्ति है। तो आडंबर बहुत किंतु वास्तविकता कुछ नहीं के लिए एक लोकोक्ति है ऊंची दुकान फीके पकवान, जो कि विकल्प बी में दिया हुआ है। राइट ऑप्शन है बी, ऊंची दुकान फीका पकवान। अगला क्वेश्चन है, पगड़ी रख घी चख लोकोक्ति का अर्थ है। तो पगड़ी रख घी चख लोकोक्ति का अर्थ है निर्लज्ज होना, जो कि विकल्प सी में दिया हुआ है। राइट ऑप्शन है सी, निर्लज्ज होकर कुछ पाना। अगला क्वेश्चन है, अभय उभय के समरूपी भिन्नार्थक होते हैं। तो अभय का अर्थ होता है निडर और उभय का अर्थ होता है दोनों, तो जो कि विकल्प ए में दिया हुआ है। राइट ऑप्शन है ए, निडर और दोनों। अगला क्वेश्चन है, बे उपसर्ग किस शब्द समूह में नहीं है। तो बाइज्जत और बाकायदा, जो कि विकल्प सी में दिए हुए शब्द हैं, उसमें बे उपसर्ग नहीं हुआ है। बाकी के विकल्पों में सभी में बे उपसर्ग का उपयोग हुआ है। तो राइट आंसर है इसका सी, बाइज्जत और बकाया, इसमें उपसर्ग बे का मतलब प्रयोग नहीं हुआ है। अगला क्वेश्चन है, आंशिक शब्द में प्रत्यय शब्द है। आंशिक शब्द में प्रत्यय क्या है। तो आंशिक शब्द में एक प्रत्यय है और एक प्रत्यय से बनने वाले कुछ शब्द हैं, जैसे कि लौकिक, चारित्रिक और भौतिक। तो इसका राइट आंसर है आंशिक, सी विकल्प सही है इसका। राइट आंसर है सी, इक। अगला क्वेश्चन है, गौरव शब्द किस तद्धित प्रत्यय के योग से बना है। तो गुरु विशेष में अतद्धित प्रत्यय के योग से भाववाचक संज्ञा गौरव बना है, तो इसका आ सही आंसर है। राइट आंसर है ए, अ। अगला क्वेश्चन है, सद्धर्म का सही संधि विच्छेद है। तो सद्धर्म का सही संधि विच्छेद ऑप्शन टी में दिया हुआ संधि विच्छेद सही है, सत प्लस धर्म। अगला क्वेश्चन है, सावधान का सही संधि विच्छेद है। तो सावधान का सही संधि विच्छेद स प्लस अवधान होता है, जो कि विकल्प डी में दिया हुआ है, स प्लस अवधान, सावधान। अगला क्वेश्चन है, कौन सा शब्द केसर का समानार्थी शब्द नहीं है। तो कदली केले का समानार्थी है, जो कि विकल्प ए में दिया हुआ है। शेष सभी जो विकल्प हैं वो कश्मीरज या कुमकुम और जाफरान, ये सभी केसर के समानार्थी हैं। कदली केले का समानार्थी होता है। अगला क्वेश्चन है, देश निकाला का समास विग्रह बताइए। तो देश निकाला का समास विग्रह देश से निकाला होगा, जो कि विकल्प सी में दिया हुआ है। राइट आंसर है सी, देश से निकाला। अगला क्वेश्चन है, सदगति शब्द में समास होगा। तो सदगति मरने के बाद अच्छे लोक में जाना कहलाता है।
तो इसका यह कर्मधारय समास के अंतर्गत आता है, जो कि विकल्प बी सही है इसमें, कर्मधारय समास। और कर्मधारय समास की कुछ डिफिनीशन इस प्रकार होती है। इसमें पूर्व एवं उत्तर पद के मध्य विशेषण विशेष अथवा उपमेय उपमान संबंध पाया जाता है, वहाँ पे कर्मधारय समास होता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, आप बीती शब्द में समास है। तो आप बीती समास में तत्पुरुष समास है और इसका राइट आंसर है सी, तत्पुरुष समास। आप पर बीती तत्पुरुष समास के अंतर्गत यह अधिकरण तत्पुरुष समास के अंतर्गत आएगा। राइट आंसर है इसका सी, तत्पुरुष समास। अगला क्वेश्चन है, बच्चे खेल रहे हैं। और बच्चे खेल रहे हैं अर्थ के आधार पर वाक्य का प्रकार बताना है। तो बच्चे खेल रहे हैं अर्थ के आधार पर यह एक विधानवाचक वाक्य है, तो इसका राइट आंसर होगा बी, विधानवाचक। और जिन वाक्यों में किसी बात के होने का बोध हो उसे विधानवाचक वाक्य कहते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं, मैंने विद्यालय जाना है, वाक्य में अशुद्ध अंश है। तो मैंने विद्यालय जाना है, इसमें मैंने शब्द अशुद्ध है, इसकी जगह पर मुझे होना चाहिए, मुझे विद्यालय जाना है, तो इसका राइट आंसर है ए, मैंने। अगला क्वेश्चन है, जो धन कमाते हों उनमें से थोड़ा अवश्य बचाना चाहिए, में वाक्य का प्रकार पहचानिए। तो जो धन कमाते हों उसमें से थोड़ा अवश्य बचाना चाहिए, यह इच्छावाचक वाक्य का प्रकार है, जो कि विकल्प डी में दिया हुआ है। राइट आंसर है डी, इच्छावाचक। अगला क्वेश्चन है, दिए गए विकल्पों में अशुद्ध वाक्य क्या है। अशुद्ध वाक्य की मतलब पहचान करनी है। तो विकल्प बी में दिया हुआ है, सुषमा जल से पौधों को सींच रही है। इसमें ये बी विकल्प गलत है, अशुद्ध है। इसमें होना चाहिए, इसका शुद्ध रूप होना चाहिए, सुषमा पौधों को सींच रही है। इसका राइट आंसर है बी, सुषमा पौधों को सींच रही है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा वाक्य सही है। तो विकल्प डी देखते हैं, श्री राम 14 वर्ष के बाद वन से लौटे हैं, ये वाक्य सही है, क्योंकि अन्य विकल्पों में वापस के साथ लौटे का प्रयोग हुआ है, जबकि लौटे शब्द में वापस शब्द समाहित रहता है पहले से ही। तो इसका सही वाक्य है डी, श्री राम 14 वर्ष के बाद वन से लौटे हैं। अगला क्वेश्चन है, सही वर्तनी वाले शब्द का चयन करना है। तो सुषमना शब्द जो है, जो कि विकल्प बी में दिया हुआ है, ये सही है, बाकी के सभी विकल्प गलत हैं। सुषमना बी विकल्प सही है। अगला क्वेश्चन है, भग्यू सेठ तो बहुत ही दुष्चरित्र व्यक्ति है। तो दुष्चरित्र सही वर्तनी वाला शब्द है, और बाकी के दुष्चरित्र जो विकल्प सी में दिया हुआ है यह सही शब्द है, से सभी गलत हैं। तो राइट आंसर है इसका सी, दुष्चरित्र। अगला क्वेश्चन है, इस प्रश्न में एक शब्द चार अलग अलग प्रकार से लिखा गया है, जिसमें से केवल एक को सही ढंग से लिखा गया है, और सही वाले की पहचान करनी है। तो विकल्प में मात्रहीन जो विकल्प डी में लिखा है ये सही शब्द है, बाकी के सभी गलत हैं। अगला क्वेश्चन है, इनमें से कौन सा विराम चिन्ह ऐसा है जो हिंदी में अंग्रेजी भाषा से नहीं लिया गया है। तो विकल्प डी में दिया हुआ पूर्ण विराम जो है ये विकल्प अंग्रेजी भाषा से नहीं लिया गया है। पूर्ण विराम की जगह पे इंग्लिश में फुल स्टॉप होता है, जो कि एक डॉट बिंदु होता है। बाकी विकल्प ए में दिया हुआ विराम चिन्ह है उसे हम अल्प विराम कहते हैं, और इंग्लिश में उसे कामा कहा जाता है। और विकल्प बी में दिया हुआ जो विराम चिन्ह है इसे हम अर्ध विराम कहते हैं, और इंग्लिश में इसे सेमी कॉलन कहा जाता है। और सी विकल्प एक क्वेश्चन मार्क चिन्ह है, जिसे हिंदी में हम प्रश्नवाचक चिन्ह कहते हैं। अगला क्वेश्चन है, भारत जैसे यहाँ पे वाक्य का क्रम व्यवस्थित करना है। तो भारत, इसका शुद्ध रूप इस प्रकार होगा, भारत जैसे अधिक जनसंख्या वाले देशों के लिए कुटीर उद्योग अत्यंत उपयोगी सिद्ध हो सकता है। तो भारत जैसे अधिक जनसंख्या यानी कि ला और या, इसका ए विकल्प सही होगा, अधिक जनसंख्या वाले देशों के लिए कुटीर। इसका राइट आंसर है ए, ला, या, रा और वा। अगला क्वेश्चन है, रस सामग्री किस विकल्प में दी गई है। रस सामग्री किस विकल्प में दी गई है। तो रस के अंगों को रस सामग्री कहते हैं। रस के 4 अंग होते हैं, स्थायी भाव, विभाव, अनुभाव तथा संचारी भाव, और जो कि विकल्प बी में दिए हुए हैं। तो इसका राइट आंसर है बी, विभाव, अनुभाव, संचारी भाव और स्थायी भाव। अगला क्वेश्चन है, जो भाव मन में केवल अल्प काल तक संचरण करके चले जाते हैं उन्हें क्या कहा जाता है। तो जो भाव मन में केवल अल्पकाल का संचरण करके चले जाते हैं उन्हें संचारी भाव कहा जाता है, जो कि विकल्प ए में दिया हुआ है। राइट ऑप्शन है ए, संचारी भाव। अगला क्वेश्चन है, दोहा में कितनी मात्राएं होती हैं। दोहा एक छंद है, यह एक अर्ध सममात्रिक छंद होता है, और इसमें 24 मात्राएं होती हैं, और इसके प्रत्येक चरण में इसके विषम चरणों में 13-13 मात्राएं, जबकि सम चरणों में 11-11 मात्राएं होती हैं। विषम चरणों से तात्पर्य है पहले और तीसरा चरण, और सम चरणों से तात्पर्य है दूसरा और चौथा चरण। तो इसका राइट आंसर है ए, 24 मात्राएं। अगला क्वेश्चन है, दोहा छंद में कितने चरण होते हैं। तो दोहा
दोहा मात्रिक अर्ध सम छंद है। इसके पहले और तीसरे चरण में 13 तथा दूसरे और चौथे चरण में 11-11 मात्राएं होती हैं। तो ये इसमें 4 चरण होते हैं और कुल मात्राएं 24 होती हैं। तो इसका राइट आंसर है डी, 4 चरण। अगला क्वेश्चन है, मुख रूपी चांद पर राहु भी धोखा खा गया, पंक्ति में अलंकार है। तो जहाँ पर उपमेय पर उपमान का आरोप किया जाए उस अलंकार को रूपक अलंकार कहा जाता है और इसका राइट आंसर है डी, रूपक अलंकार। इन पंक्तियों में रूपक अलंकार है। तो वीडियो यहीं पे समाप्त होता है और ये रही आपकी आंसर शीट। आप लोग इसे मैच कर सकते हैं। और वीडियो पर अगर आप चैनल पर अगर आप पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को एक लाइक कर दें।